नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका एग्जाम प्रिपरेशन के क्रम में। यहाँ पर हम लोग सक्षम से आज क्वेश्चन करेंगे और ये जो पूरी पीडीएफ है इसमें आपको कुछ ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे जो कि हो सकता है कुछ बुक्स में वो अलग दिया हो। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी वो पूरी तरह से ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो, कोई पोर्टल हो, कोई उनके द्वारा पब्लिश्ड बुक हो, वहाँ से आप जो भी फैक्ट पढ़ेंगे, वहाँ से आप जो भी स्टडी करेंगे वो कभी आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। तो अगर आपने ये पीडीएफ पूरा पढ़ा हो तो एक बार आपको यहाँ पर रिवीजन पर्पस से ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास ये पीडीएफ ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। आप वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो पहले की क्लासेस हो चुकी हैं उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है? दैनिक जीवन में शरीर के संतुलित व समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? यहीं से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा पोषण क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा इसमें से पोषण के अंतर्गत नहीं आता है। तो बस आपको उसमें से एक पहचानना रहेगा चारों ऑप्शन में से। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब शरीर के संतुलित और समग्र विकास के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें जहाँ से प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, फिर वो भोजन का पाचन होता है, शरीर के अंदर अवशोषण होता है, शरीर के अंदर शरीर में समावेशित किया जाता है और जो अपचित भोजन होते हैं उनको शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। पोषण हमारे शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। शरीर के पोषण के लिए हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं, वह पोषक तत्व कहलाते हैं। तो एक एक आपको यहाँ पर पैरा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उसी को यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। न्यूट्रिशन के प्रकार कितने होते हैं? तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक दूसरा हो गया आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। जिन पोषक तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जिन पोषक तत्वों की शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। स्रोत अगर देखेंगे तो आटा, दाल, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, तेल व सभी दुग्ध उत्पाद। आपको बिल्कुल अच्छे से याद करते चलना है। जो भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं ये सक्षम पब्लिकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा। शरीर को अल्प मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यह दैनिक प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके स्रोत क्या है? विटामिन, मिनरल्स से भरपूर फल, छिलके वाली दालें, हरी साग सब्जियां। जैसे कुछ तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम का शरीर के हार्ट यानी हृदय के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यकता होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सभी की कुछ न कुछ सूक्ष्म मात्रा शरीर में आवश्यक होती है। आगे देखिए इसके बाद खाद्य समूह, इसे आप देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन है, विशेष करके हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। बाकी आपको पूरा पीडीएफ रीड करना है अच्छे से। विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनका महत्व व लाभ। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? अनाज जैसे गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, कंदमूल जैसे आलू, अरबी, शकरकंद इत्यादि। इनका महत्व क्या होता है? शरीर की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। बढ़ते बच्चे, गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन एमिनो अम्ल होते हैं। इनके स्रोत क्या है? अंडा, मीट, मछली, दालें, फलियां जैसे सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर,
बीज जैसे तिल, तरबूज, अलसी, कद्दू एवं सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट। दुग्ध पदार्थ जैसे पनीर, दूध, दही। इनका महत्व या लाभ क्या है? प्रोटीन रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। प्रोटीन बेसिकली शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि, नए कोशिका की निर्माण, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना। क्योंकि कोशिकाएं बेसिकली वही तो शरीर की इकाई होती है। कहते हैं ना, शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? सेल, कोशिका। उन्हीं से शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण होता है। तो वृद्धि विकास के लिए शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी पड़ जाती है तो वसा और प्रोटीन भी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.15 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी। प्रोटीन भ्रूण के सही विकास हेतु जहाँ पर भी वृद्धि विकास की बात आ जाएगी वहाँ पर प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तन और गर्भाशय की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने में सहायक, एनीमिया से बचाव में भी प्रोटीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि बीमारियों से बचाव के लिए विशेष रूप से विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रोटीन की भी भूमिका होती है। फैट, वसा, घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे, इनसे प्राप्त होता है। महत्व क्या है? वसा युक्त भोजन का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती भी है। अभी हमने बताया आपको थोड़ी देर पहले, ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम से 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वसा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन शरीर की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ, बाकी तो यहाँ से कम 5-7 क्वेश्चन आने ही आने हैं न्यूट्रिशन से, पोषण से संबंधित। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए सहायक है। वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भवती एवं धात्री यानी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन करना जरूरी होता है। आयरन, लौह तत्व, इनके स्रोत क्या है? अंडा, मांस, मछली, कलेजी, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे चने का साग, पालक, सहजन, चौलाई, सरसों, बथुआ, चुकंदर, गुड़, चना, राजमा, खजूर, तिल, खजूर, छुआरा और मूंगफली। इनके महत्व लाभ क्या है? आयरन युक्त खाद्य पदार्थ सभी आयु वर्गों में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। आयरन मस्तिष्क के विकास के लिए भी आवश्यक है, विशेषतः बच्चों में। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक, दूध, अंडा आदि। ध्यान दीजिएगा, आयोडीन दूध में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। महत्व या लाभ क्या है इनके? आयोडीन शरीर को सही कार्य करने में सहायता देता है। इसकी कमी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गर्भावस्था में अगर गर्भस्थ माता को आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चे में कौन सा विकास अवरुद्ध हो जाता है? तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का सही विकास नहीं हो पाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसी में आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ये पूरी PDF एक बार आपको अच्छे से रीड करना है और आज हम लोग जहाँ तक कर पाएंगे करेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में पूरा PDF पढ़ के समाप्त करना, नहीं, 2 क्लास 3 क्लास में पूरा हो जाए, लेकिन इसको अच्छे से एक बार हम लोग करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आगे हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुँचे। नोटिफिकेशन में आप बेल जो होता है उसको आप ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आगे देखिए, कैल्शियम स्रोत दूध, समस्त दुग्ध पदार्थ, गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली, कढ़ी पत्ता, अन्य में रागी, सहजन, रामदाना, मशरूम, तिल, सूखी मछली आदि। महत्व या लाभ देखिए, कैल्शियम बच्चे की हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। मतलब हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, उनकी मजबूती के लिए कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन D की भी आवश्यकता होती है। सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से मांसपेशियां व तंत्रिका तंत्र मजबूत बनती हैं। गर्भावस्था में कैल्शियम उच्च रक्तचाप के संभावित खतरों को कम करना है। यह मांसपेशियों मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा कि गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी होने से क्या दिक्कत हो सकती है? तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों,
हड्डियों, दांतों आदि के मजबूती के लिए ऐसे भी सामान्य मनुष्य को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड, तो आयरन और फोलिक एसिड की विशेष आवश्यकता होती है गर्भस्थ माता के लिए, और इसी फोलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। इनके स्रोत देखिए, गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेम की फली, सरसों का साग, अंकुरित दालें, ब्रोकोली, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेजी, मांस, झींगा आदि। महत्व देखिए इनके, फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। यानी गर्भावस्था में अगर फोलिक अम्ल की कमी हो जाए तो क्या होगा, कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चे का वजन कम हो जाता है, कई बार और भी अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे के मस्तिष्क और शरीर का सही विकास नहीं होगा, मेरुदंड का सही विकास नहीं होगा। गर्भधारण से पहले एवं गर्भावस्था की पहली तिमाही में फोलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और भी किसी भी तरह के बच्चे जो है समय से पहले उनका प्रसव ना हो, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो कि फोलिक अम्ल बचाता है उन सब चीज़ों से। विटामिन, विटामिन की हमने क्लास कराई है, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन A, D, E और K, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन वसा में घुलनशील। बाकी के जो 2 विटामिन B और C वे जल में घुलनशील और वसा में अघुलनशील। ठीक, इसका उल्टा। और B और C के जल में घुलनशील होने की वजह से ही विटामिन B और C का शरीर में संचय नहीं हो सकता, जबकि A, D, E, K का कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में संचय होता है। और लीवर में तो चारों ही संचित होते हैं कुछ न कुछ मात्रा में। स्रोत देखिए, विटामिन ए के पीले व नारंगी फल, सब्जियां जैसे आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर, पालक, अरबी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेजी, कॉड लिवर, आयल। महत्व देखिए, विटामिन ए रतौंधी से बचाव में सहायक होता है, आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन ए को वृद्धि और विकास के लिए भी विटामिन कहा जाता है, जैसे विटामिन सी को संक्रमण रोधी विटामिन, विटामिन डी को धूप का विटामिन, विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन, विटामिन के को थक्का रोधी विटामिन। सभी के कुछ न कुछ नाम है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। विटामिन B9 का नाम है फोलिक अम्ल, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। ठीक है, तो जो भी बीमारियां होती हैं, आंखों के रतौंधी हो गया, ऑप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, इन सभी से बचाव करता है। वृद्धि और विकास के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। धात्री माताओं को, धात्री माता आप लोग समझते हैं ना, स्तनपान कराने वाली माताएं, विटामिन ए युक्त भोजन सेवन करना चाहिए जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त विटामिन ए प्राप्त हो सके। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विटामिन बी में आ जाइए। विटामिन बी में सबसे पहले विटामिन B1। स्रोत, इसका नाम क्या है? अच्छा, विटामिन ए का नाम क्या है, केमिकल नाम रेटिनॉल, और विटामिन B1 का थायमीन। स्रोत देखिए, मोटा अनाज, गेहूं जैसे चना दालें, मूंगफली। महत्व लाभ क्या है विटामिन B1 का? गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। विटामिन B1 की कमी से मस्तिष्क का विकास नहीं होगा गर्भस्थ शिशु का। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। पालिश किए हुए चावल खाने से विटामिन B1 की कमी हो सकती है, तो बेरी नामक रोग होने की संभावना रहती है। जैसे विटामिन डी, धूप का विटामिन। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो महिलाएं पूरी तरह से अपने शरीर को ढक कर रखती हैं, यानी जिनके शरीर पर धूप नहीं पड़ता है, तो उनके शरीर में किस विटामिन की कमी हो सकती है? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एग्जाम्स में, आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ पर विटामिन डी की कमी होगी अगर धूप नहीं लगता है तो शरीर को। और धूप ऐसा नहीं कि गर्मियों की बिल्कुल 12 बजे की धूप लेंगे आप, नहीं। ठंडियों की धूप तो आप किसी भी सीजन के ले सकते हैं। गर्मियों में सुबह की 8 बजे की 9 बजे की धूप बहुत है, 15-20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बहुत है धूप, उतनी देर की। उतने में ही शरीर को जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है। विटामिन B12, इसका नाम क्या है? सायनोकोबालामीन, सायनोकोबालामीन। और विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में। कोबाल्ट, C स्मॉल ओ, कैपिटल C स्मॉल ओ, कोबाल्ट। स्रोत क्या है विटामिन B12 का? मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि। महत्व क्या है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाव करने में सहयोग करता है। मेरुदंड को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेसिकली आप देखेंगे बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। WBC और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है आप सभी को पता है? ठीक है, तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया नामक बीमारी होती है उसको कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया।
एनीमिया कई प्रकार के होते हैं। आयरन की परनीशियस आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, परनीशियस एनीमिया। अगर परनीशियस एनीमिया ना मिले, चारों में से केवल एक ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पर केवल एनीमिया ही लिखा हो, तो आप भले उसको आंसर करके आएंगे, नहीं तो आपको परनीशियस एनीमिया आपको याद रखना है। B12 हो गया। विटामिन B6 इसका केमिकल नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी होती है। स्रोत मांसाहारी स्रोत जैसे अंडा, मीट, दूध व अनाज। महत्व या लाभ देखिए, विटामिन C सभी आयु वर्ग का एनीमिया से बचाव करता है, ठीक है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होठों के कोनों का फटना आदि हो सकता है। त्वचा रोग, थकान, होठों के कोनों का फटना। अभी यहाँ पर 16 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर और यहाँ पर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 20 पेज हुआ है, मतलब शुरू के 10-12 पेज छोड़ दीजिए आप, तो टोटल ये 140 पेजेज है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हम लोग ये PDF पूरा कर लें एक बार, 2-3-4 क्लास, जितने भी क्लासेस लग जाएं। विटामिन C है यहाँ पर देखिए, टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर इत्यादि स्रोत। पुदीना, कच्ची प्याज, कच्चे आम, हरी मिर्च, हरा धनिया। इसको संक्रमण विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें होता क्या है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन C, संक्रमण रोधी विटामिन। मांसपेशियों, दांतों व जोड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है। क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में सहायक है, तो विटामिन C विल बी द राइट आंसर। विटामिन D कैल्सीफेरॉल केमिकल नाम। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? इसके अलावा कैल्शियम के साथ मिलकर के अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है, अस्थियों की मजबूती के लिए सहायता करता है। स्रोत क्या है इसके? मछली, कलेजी, अंडे की जर्दी इत्यादि, पालक, सोयाबीन, दूध, सूर्य का प्रकाश सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। अब बिल्कुल गर्मी के मौसम में तो मुझे लग रहा है कि ये धूप बहुत तेज होती है, और विशेष करके 1 बजे के बाद और 2:30 बजे तक की धूप सबसे तेज होती है। शरीर में विटामिन D बनाने में मदद करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। महत्व लाभ क्या है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन D की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। तो विटामिन D क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर से गर्भस्थ माता का बचाव करता है। गर्भस्थ माता को हाई ब्लड प्रेशर से बचाव करता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसव होने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। समय से पूर्व प्रसव और कम वजन की संभावना को भी कम किया जा सकता है विटामिन D से। आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 व ओमेगा 6। स्रोत क्या है? फ्लैक्स, चिया के बीज, नट्स एवं तिलहन, अखरोट, मछली। महत्व या लाभ क्या है आवश्यक फैटी एसिड का? शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है। यह शरीर में बुरे फैट को, खराब फैट को कम करता है। इनका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में है। यह दिल की बीमारियों से भी बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से नींद कम आती है, त्वचा और बाल का बेजान होना, एकाग्रता में कमी, आंखों से संबंधी परेशानियां और जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें हो सकती हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गर्भस्थ स्त्री और शिशु के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी आवश्यक होता है। इसे खाने से शिशु का शरीर और मस्तिष्क का सही ढंग से विकास होता है। शरीर और मस्तिष्क का विकास, ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के जो अनावश्यक रूप से फैट एकत्रित होते हैं उनको कम करता है। बाकी इसके और भी अन्य फायदे हैं। नींद कम आना, इसकी कमी से दिक्कतें हो सकती हैं। त्वचा बाल का बेजान होना, एकाग्रता में कमी, आंखों से संबंधी परेशानियां, जोड़ों में दर्द, और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। मौसमी फल एवं सब्जियों के महत्व, जैसे ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फल मिलते हैं, वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में। साथ ही साथ उन ऋतुओं के हिसाब से इन फलों का महत्व भी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे भूख कम लगती है, शरीर में पानी की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। तो इस समय तरबूज, टमाटर, आड़ू, रसभरी, अंगूर, आम, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, करेला
इत्यादि है। इनमें से कुछ में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे तरबूज। वर्षा ऋतु, इस समय स्वच्छता बरतना आवश्यक होता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डायरिया, मलेरिया, डेंगू की संभावना बढ़ जाती है। इस समय के फल क्या हैं, या फल और सब्जियां इस समय के क्या हैं? कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैंगन, सेब, तोरई, लौकी, चुकंदर, आम, शरीफा इत्यादि। शीत ऋतु के देखिए, इस समय खांसी, बुखार जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी के मौसम में व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस समय के फल और सब्जियां क्या है? पपीता, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनार, हरी बीन्स, मूली, फूल गोभी, पालक, सरसों, शकरकंद इत्यादि। मोटे अनाज का सेवन, जैसे अगर आप देखेंगे मोटे अनाज में आते कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, कोडो, रागी। ठीक है, आप गेहूं चावल को मत शामिल करने लग जाइएगा। मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है, जिसमें आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके सेवन से अनिद्रा अवसाद की स्थितियों से बचने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती माताओं में एनीमिया, मधुमेह आदि बीमारियों से बचाव करते हैं। तो याद रहेगा आप सभी को, मोटा अनाज गर्भवती माता में एनीमिया, मधुमेह से बचाव करता है, अनिद्रा अवसाद से बचाव करता है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है? बेसिकली शरीर में अनावश्यक जो ऑक्सीजन होता है उसका निकलना भी आवश्यक होता है, अदरवाइज उसकी वजह से भी शरीर में दिक्कतें होती हैं, तकलीफें होती हैं। उसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी सहायता से आप शरीर में जो अतिरिक्त यानी अनावश्यक जो ऑक्सीजन कहीं पर रह गया है, एकत्रित है, उसको निकालने में सहायता करता है। फाइबर, जो स्वयं नहीं पचते हैं लेकिन भोजन के पचने में सहायता करते हैं। प्रोटीन, वृद्धि विकास के लिए कैल्शियम, दांतों हड्डियों के लिए विटामिन बी, तो आदि जो है प्राप्त होते हैं मोटे अनाज से। इसमें क्या क्या आते हैं? मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी। यहाँ पर देखिए फिगर भी, चित्र भी इनके दिए गए हैं, इमेजेज भी। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को बढ़ाने के उपाय, कैसे आप खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को बढ़ा सकते हैं? जैसे भिगोना, इससे खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में बढ़ोतरी होती, खाना भी जल्दी पच जाता है। अंकुरण, अंकुरण से क्या फायदा होता है? विटामिन और मिनरल की उपलब्धता बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज व दाल को पचाना भी आसान होता है। अंकुरण में क्या होता है? जैसे जो अनाज है आपने उसको भिगो दिया, उसके बाद उसको अंकुरित होने के लिए आपने बाद में रख दिया, तो उससे क्या होता है कि उनमें पानी और हवा से कह सकते हैं कि उनमें उचित संचार होता है, जिसकी वजह से अंकुरण होता है, और उसकी वजह से अंकुरित अनाजों में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, मोटा अनाज। अंकुरित अनाज व दालों को सुखाकर भूनकर पाउडर के रूप में बच्चे व महिलाओं को भोजन में मिलाकर पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है। खमीर उठाना या फर्मेंटेटेड खाद्य पदार्थ, जैसे दही, मट्ठा, इडली, डोसा आदि फर्मेंटेटेड। जैसे आप देखेंगे कि किड़वन बोलते हैं हिंदी में, दूध से दही का बनना, सिरके का बनना, गन्ने के रस से आदि से। इन्हें खाने से मेटाबॉलिक उपापचय में सुधार आता है। शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। शरीर को विटामिन B12 भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उपापचय बेसिकली जैसे आपने भोजन खाया, भोजन आपका सही से डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक वर्क। भाप से पकाना, स्टीम कुकिंग, इससे भी पौष्टिकता बनी रहती है। साथ ही साथ स्वाद को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, जैसे इडली, फरा, हरी सब्जियां आदि। भूनना यानी रोस्टिंग करना, यह भोजन की नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। भूनने से खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इसमें तेल या घी की आवश्यकता नहीं होती है, या काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। स्वाद में भी सुधार होता है, जैसे भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली, बीज आदि। अनाज, दाल व बीजों की मिश्रण को भूनकर स्वादिष्ट पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि भोजन बनाते समय तथा पके हुए भोजन में ऊपर से डाला जा सकता है। स्वाद व ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, सामान्यतः विभिन्न खाद्य पदार्थों की मिश्रण से बना आहार जो शरीर के सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से पाई जाने वाली ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से, 30% वसा से,
15 से 20% प्रोटीन से आना चाहिए। हमने क्या बताया था आपको, शरीर की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग 50 से 55% या 45 से 50%, बच्चों में 45 से 50%। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों में, तो बच्चों में 45 से 50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है वसा से लगभग 30% के आसपास तक, और बाकी के जो 15-20% होते हैं वो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होते हैं। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखना है आपको ये कंपोजिशन कि कितने कितने प्रतिशत लगभग जो है ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है। कुपोषण प्रकार, कारण व परिणाम, तो यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो और आप आराम से पढ़ते रहिए। जितने भी क्लासेस लग जाएं ये पूरा कंप्लीट करने में उतना लगने दीजिए, लेकिन इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, और ये पूरा हम पीडीएफ कंप्लीट कराएंगे आप सभी को। तो वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा आप सभी को आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक बेहतरीन अच्छी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से मिले। और जो लोग भी रेगुलर क्लासेस देखते होंगे आपको समझ में आता भी होगा चीज़ें कि हम आपके लिए जितना हो सकता है उतना मेहनत भी करने का प्रयास करते हैं, और अपने स्तर से भी हर संभव आपको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराने का भी प्रयास करते हैं। और आपका सिलेक्शन श्योर हो, हमें आपसे 1 रुपये नहीं चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं। बस आपका सिलेक्शन हो जाए हमारे लिए उससे बड़ी खुशखबरी की बात, उससे अच्छा हमारे लिए, उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस आप अच्छे से मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए, बस हम यही चाहते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से अधिक बहनों का सिलेक्शन हो, ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें।